हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा कुलधरा मोबाइल एप्लीकेशन के इस ऐप में आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि दोस्तों पिछली कक्षा में हम राजस्थान के लोक नृत्य से जुड़ी हुई परिचर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में हमने शुरू में जो है वो नृत्यों से संबंधित कुछ राजस्थान की शब्दावलियों से संबंधित तथा कुछ बातें जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स से संबंधित हमने कर ली थी। एक भूमिका तैयार कर ली थी हमने पिछली क्लास में नृत्यों को पढ़ने की। और मैंने आपको मारवाड़ के, शेखावाटी के, भीलों के, गरासियों के और अलग अलग क्षेत्रों में जो नृत्य किए जाते हैं उनके लिए कुछ शॉर्ट लाइनें आपको बता दी थी। और सामान्य प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो वो 6 लाइनें याद है तो आप आराम से बड़े शानदार तरीके से उनको पढ़ पाओगे, उनको हल कर पाओगे, समझ पाओगे। आज के इस क्लास में अब एक एक नृत्य को अपन पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ी गंभीरता के साथ, गहनता के साथ, विवेचनात्मक तरीके से। तो बिल्कुल आप अपनी इन क्लासेस से जुड़ जाइए और जो है राजस्थान के लोक नृत्य से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है उसे समझना और पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, आगे की अगर हम बात करें आज, तो सबसे पहला प्रश्न जो अपने को उसके अंतर्गत पढ़ना था, उसके अंतर्गत पूछना था, जिस पहले नृत्य से आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं वो पहला नृत्य हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। और विद्वानों वो नृत्य पढ़ने वाले हैं सबसे पहला नृत्य, और वो नृत्य पढ़ने वाले हम लोग कथक नृत्य हैं। ध्यान रखना, उन लाइनों के नृत्यों को पढ़ने से पहले कुछ 2 नृत्य के बारे में हम बात करेंगे, कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। और वो जो विशेष तथ्य जिनके बारे में अपने को बात करनी है, जिनके बारे में अपने को समझना है, उनके बारे में सुनना और समझना हम लोग शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उन्हें भी आप लोग देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। तो पहला नृत्य कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कथक नृत्य पढ़ रहे हैं साहब, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि कथक जो नृत्य हैं, इस कथक नृत्य में ये जो शब्द आप देख रहे हो कथक, कौन सा शब्द देख रहे हो? कथक। इस कथक का जो तात्पर्य होता है वो कथक का तात्पर्य होता है कथा कहने वाला। कथक का तात्पर्य क्या होता है? कथा कहने वाला, ये ध्यान रखना। तो कथक नृत्य में ये जो कथक शब्द आपने देखा है, ये जो कथक शब्द आपने पढ़ा है, इस कथक का मतलब क्या होता है विद्वानों? कथा कहने वाला। दूसरा प्रश्न कि ये जो कथक नृत्य हैं, ध्यान रखना, ये जो कथक नृत्य हैं, ये कथक नृत्य उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। उत्तरी भारत का कौन सा नृत्य माना जाता है? शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। तो ट्रेडिशनल डांस ऑफ साउथ जो है नॉर्थ इंडिया, ट्रेडिशनल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा माना जाएगा? कथक माना जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं, अलग पेज लेकर थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाहता हूँ गतिविधि। और वो गतिविधि यह है कि देखो, 4 प्रश्न दिमाग में बैठा लो। नृत्यों को पढ़ने से पहले 4 प्रश्न दिमाग में बैठा लो, रट लो, याद कर लो, समझ लो। एक प्रश्न तो होता है भारत का राष्ट्रीय नृत्य, नेशनल डांस ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय नृत्य यानी कि नेशनल डांस ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न तो ये होता है। दूसरा होता है राजस्थान का राज्य नृत्य का, राजस्थान का राज्य नृत्य, ये होता है साहब दूसरा प्रश्न। तो पहला तो भारत का राष्ट्रीय नृत्य होता है और दूसरा होता है राजस्थान का राज्य नृत्य। तीसरा प्रश्न होता है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य, ट्रेडिशनल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य। और चौथा होगा दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य, दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य। चौथा जो होगा वो होगा दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य। ट्रेडिशनल डांस ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत का राष्ट्रीय जो है
शास्त्रीय नृत्य। अब सुनो चारों के आंसर और अंतर समझो क्या मतलब है। देखो पहला सीधा सीधा प्रश्न आप पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और वो जो है, जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, वो आप प्रश्न देख पा रहे हो यहाँ पे कि भारत का नेशनल डांस ऑफ इंडिया कौन सा है। तो इसका आंसर आता है डांडिया नृत्य है। ध्यान रखना, भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो कौन सा नृत्य पढ़ा जाता है, डांडिया नृत्य। ध्यान रहे, तो भारत का नेशनल डांस कौन सा है, डांडिया। और आपको सबको पता है, देखो एक बात ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय चीज़ें दो प्रकार की होती है। एक तो राष्ट्रीय चीज़ वो होती है जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, और एक राष्ट्रीय चीज़ वो होती है जो है तो सही राष्ट्रीय है, लेकिन उसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है लोकप्रियता के आधार पर। राष्ट्रीय चीज़ें दो प्रकार की होती है, एक तो वो जिनका संविधान में उल्लेख है, और एक वो जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी राष्ट्रीय हैं। उन्हें कहा जाता है संविधानेतर। क्या कहते हैं, संविधानेतर, संविधान से परे है, संविधान के उल्लेख में नहीं है। तो ध्यान रखना, डांडिया नृत्य जो है ये भारत का राष्ट्रीय नृत्य है, लेकिन ये संविधानेतर है, यानी कि लोकप्रियता के आधार पर डांडिया नृत्य को भारत का राष्ट्रीय नृत्य माना गया है। राष्ट्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है, किसके आधार पे, लोकप्रियता के आधार पे। ठीक है, तो डांडिया नृत्य भारत का नेशनल डांस है, राष्ट्रीय नृत्य है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर। ध्यान रहे, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है विद्वानों, घूमर। पढ़ेंगे हम, रजवाड़ी नृत्य प्राचीन काल से शुरू हुआ, मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति हुई, तो घूमर नृत्य। अब इन दोनों को समझो, शास्त्रीय को क्या होता है, शास्त्रीय। देखो आपको पता है कि भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, और वो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाला भाग उत्तरी भारत, नीचे वाला भाग दक्षिणी भारत। जो उत्तरी भारत है, राजस्थान भी उत्तरी भारत में ही आता है, क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा के ऊपर ही तो है पूरा राजस्थान, तो राजस्थान भी उत्तरी भारत में आता है। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, तो वे नृत्य जिनको सीख करने के लिए सीखना पड़ता है, शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती है, और बताए गए शिक्षा दीक्षा को ध्यान में रखकर, बताए गए निर्देशों को ध्यान में रखकर लय, गति, सुर, ताल, आरोह अवरोह के साथ जो व्यवस्थित तरीके से अलग अलग मुद्राओं में किया जाता है, वही नृत्य कौन सा कहलाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, ट्रेडिशनल डांस कहलाता है, परंपरागत नृत्य कहलाता है, क्लासिकल डांस कहलाता है। ठीक है, तो अगर देसी भाषा में कहूँ तो वो नृत्य जो नियमों में बंधकर किया जाता है, नियमों के अंदर संकुचित रहकर किया जाता है, नियमों के अनुसार किया जाता है, वो कौन सा होता है, शास्त्रीय होता है। और जो नियमों के अंदर बंधकर नहीं किया जाता, नियमों से परे होता है, नियमों से बाहर होता है, वो कौन सा नृत्य होता है, सामान्य नृत्य। जैसे आप घूमर नृत्य करने के लिए चढ़ गए स्टेज पे, और घूमर नहीं आता है तो आप भांगड़ा भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको अवार्ड नहीं देगा, तो वो सामान्य नृत्य होते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तरी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है विद्वानों, वो है कथक नृत्य। कौन सा नृत्य है, कथक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, कथक नृत्य। और प्रश्न आ जाए कि दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। क्लियर, तो ये चार प्रश्न नृत्य पढ़ने से पहले दिमाग में बैठा लो। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है डांडिया, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक, और दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। क्लियर, आ जाओ वापस पहले वाले नृत्य पे। तो कथक नृत्य उत्तरी भारत का कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। दूसरा प्रश्न कि विद्वानों ये जो कथक नृत्य हैं सब, इस कथक नृत्य के बारे में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कथक नृत्य, एक बात सुनना, जब भी कोई नृत्य पढ़ाऊंगा और मैं लिख दूंगा केवल पुरुषों द्वारा, तो समझ लो केवल पुरुष करेंगे। जो केवल महिलाओं द्वारा होगा मैं लिख दूंगा केवल महिलाओं द्वारा, तो समझ लो केवल महिलाएं करेगी। लेकिन जहाँ पुरुष भी नहीं लिखूँ और महिला भी नहीं लिखूँ और कुछ भी नहीं लिखूँ, तो समझ जाओ इसे कोई भी कर सकता है।
महिला पुरुष कोई भी इस नृत्य को कर सकता है। इस नृत्य को करने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, कोई भी कर सकता है। तो कथक नृत्य भी महिला पुरुष किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। अभी दिखाऊंगा स्लाइड आपको। तो कथक नृत्य के बारे में सबसे डीपली प्रश्न जो आता है वो ये आता है विद्वानों कि कथक नृत्य के पूरे भारत में 2 घराने हैं साहब। कथक नृत्य के पूरे भारत में कितने घराने हैं? 2 घराने हैं। घराने का मतलब वही स्थान जहाँ पर इस नृत्य से संबंधित शिक्षा दीक्षा दी जाती है, इस नृत्य से संबंधित शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है, इस नृत्य से संबंधित क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, वो कहलाते हैं घराने। और पूरे भारत में 2 ही घराने, 2 ही जगह जहाँ कथक सिखाते हैं। एक तो है जयपुर घराना, एक तो कौन सा घराना है साहब? जयपुर घराना। और दूसरा जो घराना है कथक का वो है साहब लखनऊ घराना। कौन सा घराना है? लखनऊ, यूपी में पड़ता है। नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को, तो नवाबों का शहर लखनऊ और नवाबों की नगरी है टोंक। तो 2 जगह कथक सिखाया जाता है, जयपुर में और लखनऊ में। ध्यान रहे विद्वानों कि ये जो जयपुर घराना है, ये जयपुर घराना तो है, ये जो जयपुर घराना है, ध्यान रहे ये जयपुर घराना तो है प्राचीन घराना। कथक नृत्य का सबसे प्राचीन घराना, सबसे पुराना जो घराना है वो जयपुर घराना है। और प्राचीन को ही हम कहते हैं आदिम घराना। प्राचीन को ही हम क्या कहते हैं? आदिम घराना। तो कथक नृत्य का सबसे प्राचीन, कथक का सबसे आदिम घराना जो है वो कौन सा है? जयपुर। जबकि कथक नृत्य का जो सबसे नवीन घराना है, जो सबसे नया घराना है, वो सबसे नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ। तो पुराना जयपुर है, नया लखनऊ है, और पुराना जयपुर है इसलिए राजस्थान के साथ पढ़ रहे हैं इसको। दूसरा प्रश्न आएगा कि ये जो कथक नृत्य हैं, इस कथक नृत्य में जो जयपुर घराना है ये हिंदू घराना है साहब। कैसा घराना है? ये हिंदू घराना। हिंदू समुदाय के लोग प्राचीन हिंदू पद्धति पर आधारित कथक सिखाते हैं यहाँ पे। जबकि ये जो लखनऊ घराना है, ये घराना है मुस्लिम घराना, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग प्राचीन मुस्लिम पद्धति पर आधारित, नवीन मुस्लिम पद्धति पर आधारित कथक यहाँ सिखाते हैं। तो हिंदू घराना जयपुर है, लखनऊ घराना कैसा है? मुस्लिम घराना है। इसके बाद प्रश्न आता है कि कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? ध्यान रखना, कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक का मतलब जन्मदाता, जनक, पिता, आविष्कारक कौन है? तो कथक नृत्य के जो प्रवर्तक है वो है भानुजी महाराज। ध्यान रखना साहब, कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन से महाराज हैं? भानुजी महाराज है। और एक बात दिमाग में बैठा लेना कि जो प्रवर्तक होगा, जो जन्मदाता होगा, जो जनक होगा, उसका सीधा सीधा संबंध प्राचीन घराने से रहेगा, पुरानी जगह से ही रहेगा। तो भानुजी महाराज कथक के कैसे हैं? प्रवर्तक है, जयपुर घराने से संबंधित है। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न और आता है, और प्रश्न आ जाए कि बताइए वर्तमान में या वैसे कथक नृत्य की शुरुआत तो जो की थी वो तो भानुजी महाराज ने की थी, लेकिन प्रश्न आ जाए कि बताइए कथक नृत्य के सबसे फेमस डांसर किसे माना जाता है? वो कौन से डांसर हैं? जब भी फिल्मों के अंदर कथक नृत्य का कोई गाना कोरियोग्राफ करना होता है तो पहले उनसे प्रेरणा ली जाती है, वो बताते हैं अन्य कोरियोग्राफर को, फिर वो अभिनय करने वालों को वो नृत्य सिखाते हैं। तो वह कौन से नर्तक है जिन्होंने कथक नृत्य को बुलंदियों तक पहुंचाया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया? वो कौन है? तो कथक नृत्य को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले, ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले जो प्रसिद्ध नर्तक है, जो मेन डांसर है, जो फेमस डांसर है, वह है दोस्तों पंडित बिरजू महाराज। ध्यान रखना, पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज जो है, इनका सीधा सीधा संबंध किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक प्रश्न आएगा बड़ा मुख्य है, और प्रश्न आएगा कि बताओ राजस्थान में कथक समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? कथक समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो राइट आंसर आएगा जयपुर में। ध्यान रखना, कथक समारोह का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर में होता है। पूछे कब होता है? तो कब की कोई ठेकेदारी नहीं है। ये समारोह पूर्णतया राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है,
और जब भी राज्य सरकार चाहे साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, तभी इस समारोह का आयोजन वो करवा सकती है। लेकिन ये फिक्स है कि कथक समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो जयपुर में किया जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो RS प्री के एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया विद्वानों कि पारन, तोरा व थाट का संबंध, पारन, तोरा व थाट का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ा हुआ है। पारन, तोरा और थाट, ये तीनों के तीनों नृत्य राजस्थान के किस विशेष नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो कथक नृत्य से। क्या होते हैं तीनों, पारन, तोरा और थाट क्या होता है। तो आपने अगर कभी कथक नृत्य देखा है, कभी कथक नृत्य किया है, कभी आपने पढ़ा है कथक के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जो लोग कथक नृत्य करते हैं, कथक करते समय उनके हाथों की तो अलग मुद्राएं बनती है, उनके पैरों की अलग मुद्राएं बनती है और उनके गर्दन की अलग मुद्राएं बनती है। तो कथक नृत्य करते समय जो पैरों की मुद्रा बनती है उसे तो क्या कहते हैं, पारन। जो हाथों की मुद्रा बनती है उसे क्या कहते हैं, तोरा। और जो गर्दन की मुद्रा बनती है उसे क्या कहा जाता है, थाट कहा जाता है। तो पारन, तोरा और थाट का संबंध किससे हो गया, कथक से। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। कथक नृत्य उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य में जो कथक शब्द है इसका मतलब होता है कथा कहने वाला। कथक नृत्य के पूरे भारत में कितने घराने हैं, 2 घराने। पूरे भारत में कथक के कितने घराने हैं जहाँ कथक सिखाते हैं, 2। एक तो जयपुर और एक कौन सा है, लखनऊ। जयपुर घराना प्राचीन घराना, तो लखनऊ घराना नवीन घराना। जयपुर घराना हिंदू घराना, तो लखनऊ घराना मुस्लिम घराना। और कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो बानूजी महाराज। और बानूजी महाराज का संबंध किस घराने से जुड़ा हुआ है, जयपुर घराने से। कॉमन सेंस की बात है कि जो प्रवर्तक होगा, जो जन्मदाता होगा, जो आविष्कारक होगा, उसका संबंध सीधे सीधे प्राचीन घराने से जुड़ा हुआ रहेगा। कथक नृत्य के सबसे फेमस डांसर कौन, तो पंडित बिरजू महाराज। कथक समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो जयपुर में। और पारन, तोरा व थाट का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से। यानी कि कथक नृत्य करते समय जो पैरों की मुद्रा बनती है पारन कहलाती है, जो हाथों की मुद्रा बनती है तोरा कहलाती है, और जो गर्दन की मुद्रा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, थाट कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा नृत्य कंप्लीट हो गया साहब, कथक नृत्य कंप्लीट हो गया। पोज करके एक बार लिखना, नोट कर लीजिए, ऐसे कैसे उतार लीजिए इसको। अब देखो साहब, कथक नृत्य के बारे में अगर हम बात करें, स्लाइड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कथक के बारे में, तो देखिए साहब ये है कथक नृत्य। ध्यान से देख लीजिएगा, अपने हाथों की किस प्रकार कलाओं का अद्भुत प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। किस प्रकार अपने हाथों की अलग अलग कलाएं ये लोग कर रहे हैं। तो हाथों की जो मुद्रा बनती है उसे पारन, वो जो उसे तोरा कहते हैं। पैरों की जो मुद्राएं बन रही है, ये देखिए आप घुंघरू घुंघरू बांध के नृत्य कर रहे हैं, तो पैरों की जो मुद्रा बनती है वो पारण कहलाती है। हाथों की जो मुद्रा बन रही है वो तोरा कहलाती है। और गर्दन की जो मुद्राएं बन रही है सबकी, ये गर्दन की बनने वाली मुद्राएं क्या कहलाती है, थाट कहलाती है। तो ये हमारा राजस्थानी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने वाला कौन सा नृत्य आप देख रहे हो यहाँ पे, कथक नृत्य। तो ये हमारा कौन सा नृत्य हो गया विद्वानों, कथक नृत्य हो गया। इस कथक के बाद में जो अगला नृत्य अपन पढ़ेंगे, कथक नृत्य पूरा हो गया। कथक के बाद जो अगला नृत्य अपन पढ़ेंगे दूसरा नृत्य, और कथक के बाद में जो दूसरा नृत्य अपने को पढ़ना है, जिस दूसरे नृत्य के बारे में अपने को समझना है, वो नृत्य अपन पढ़ते हैं घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे, घूमर नृत्य पढ़ेंगे साहब। तो अगला जो नृत्य पढ़ेंगे दूसरा वाला, वो दूसरा वाला कौन सा नृत्य पढ़ेंगे यहाँ पे, घूमर नृत्य पढ़ेंगे साहब, ठीक है। तो दूसरा नृत्य, अच्छा कलर सही नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे। जो दूसरा नृत्य अपन पढ़ने जा रहे हैं कथक के अलावा, वो कथक के अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं विद्वानों, और वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दूसरा घूमर। देखिए अगला नृत्य जो अपने को पढ़ना है, जिसके बारे में समझना है, वो नृत्य है विद्वानों हमारा घूमर नृत्य। घूम घूम कर जो नृत्य किया जाता है, ठीक है,
वो हमारा कौन सा नृत्य हो गया? घूमर नृत्य। सबसे पहला प्रश्न घूमर से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रश्न आएगा कि घूमर नृत्य जो है इसे राजस्थान में, ये जो घूमर नृत्य है, वही बैकग्राउंड सही था पहले वाला ही यार, ये जो घूमर नृत्य है, ठीक है, इस घूमर नृत्य को जो है वो राजस्थान में, घूमर नृत्य को राजस्थान में सभी नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। सीधा सीधा लिख देता हूँ कि घूमर को राजस्थान में कहते हैं नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान के सभी नृत्यों का जो सिरमौर नृत्य पढ़ते हैं हम लोग, सभी नृत्यों का सबसे डीपली जो नृत्य पढ़ते हैं, उस सभी नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य हो गया? घूमर नृत्य हो गया। तो नृत्यों में सबसे शानदार, अपने आत्मीय सुख की अनुभूति कराने वाला जो नृत्य है वो कौन सा हो गया? घूमर। सबसे पहला प्रश्न है कि नृत्यों का सिरमौर है। दूसरा, इसी घूमर को हम कहते हैं राजस्थान की आत्मा। ध्यान रखना, इसी घूमर को हम राजस्थान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं साहब। साउल, आत्मा कोई शरीर का पार्ट नहीं है, आत्मा शरीर का एक भाव है जो पूरे शरीर की गतिविधि का संचालन करता है। तो हमारे राजस्थान के संस्कृति में अगर भाव सर्वाधिक देखने को मिलता है तो वो किस नृत्य का मिलता है? घूमर का। तो घूमर को हम कहते हैं राजस्थान की आत्मा। ठीक है। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे घूमर से जुड़ा हुआ। और वो जो प्रश्न पढ़ेंगे घूमर से जुड़ा हुआ, तीसरा जो प्रश्न पढ़ेंगे वो प्रश्न पढ़ेंगे कि विद्वानों, ये जो घूमर नृत्य हैं, ठीक है, ये जो घूमर नृत्य है राजस्थान की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो घूमर नृत्य हैं, ये घूमर नृत्य जो है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि घूमर केवल किसके द्वारा होता है, तो महिलाओं द्वारा होता है। ठीक है। अब देखो, कई जगह एक रोचक तथ्य आपको देखने को मिलेगा, एक इम्पोर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी। और वो बात जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है, वो बात जो आपको देखने को मिलेगी, या केवल की जगह हम सर्वाधिक लिख दे तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम महिलाएं करती है, बाकी पुरुष भी कर लेते हैं आजकल। तो हम इसको सर्वाधिक भी लिख सकते हैं कि सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? महिलाओं द्वारा होता है। ठीक है। अब देखो, सर्वाधिक महिलाएं करती है, करने में पुरुष भी कर सकते हैं, बालिकाएं भी कर सकती है, सब कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन करती है? महिलाएं करती है। किस अवसर पे करती है? तो ध्यान रखना, ये जो घूमर नृत्य किया जाता है, ये घूमर नृत्य सर्वाधिक महिलाएं करती है गणगौर के अवसर पर। घूमर सर्वाधिक राजस्थान में किस अवसर पर किया जाता है? तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर जब पढ़ाऊंगा तब और डीपली बातें करेंगे गणगौर के बारे में। फिलहाल इतना याद रखो कि गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं राजस्थान में? गणगौर का त्यौहार। तो ध्यान रखना, गणगौर हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को, और गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? घूमर नृत्य करती है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आता है कि राजस्थान में घूमर 3 प्रकार से किया जाता है। राजस्थान में जो घूमर किया जाता है वो कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 3 प्रकार से होता है। राजस्थान में घूमर 3 प्रकार। नंबर 1, कौन से 3 प्रकार है? तो देखो, नंबर 1 तो है घूमर, पहला प्रकार तो कौन सा है? घूमर। दूसरा प्रकार है लूर, दूसरा कौन सा प्रकार है? लूर। और तीसरा जो प्रकार है वो है झूमरियो। अरे तीसरा कौन सा प्रकार है? झूमरियो है। तो राजस्थान में घूमर 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो घूमर के नाम से, एक लूर के नाम से, और एक झूमरियो के नाम से। तीनों में क्या अंतर है वो ध्यान से समझना है। देखो, कहते हैं कि राजस्थान में अगर राजपूत महिलाओं द्वारा, ढंग से समझ लेना, कहते हैं कि राजस्थान में अगर राजपूत महिलाओं द्वारा घूमर किया जा रहा है, राजपूत महिलाओं के द्वारा अगर घूमर किया जा रहा है तो उसे तो हम क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। राजस्थान में अगर
राजपूत महिलाएं घूमर करती है तो क्या कहलाता है? लूर। लेकिन राजपूत महिलाओं को छोड़कर, राजपूत महिलाओं को छोड़ देंगे और राजपूत महिलाओं को छोड़कर बाकी किसी भी जाति या जनजाति की महिलाएं अगर घूमर करती है तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? घूमर बोलेंगे। तो राजपूत महिलाओं को छोड़कर अगर अन्य साधारण महिलाओं द्वारा, अन्य साधारण महिलाओं द्वारा अगर घूमर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? घूमरी कहते हैं। तो अगर राजपूत महिलाएं करेगी तो लूर कहलाएगा, राजपूत महिलाओं को छोड़कर साधारण महिलाएं करेगी तो क्या कहलाएगा? घूमर। लेकिन राजस्थान में अगर बालिकाओं के द्वारा, किसके द्वारा? बालिकाओं के द्वारा, राजस्थान में अगर बालिकाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? झूमरियो। राजस्थान में अगर बालिकाएं घूमर कर रही है तो उस प्रदर्शन को क्या बोलेंगे? झूमरियो बोलेंगे। तो साधारण महिलाएं करेगी तो घूमर, राजपूत महिलाएं करेगी तो लूर, बालिकाएं करेगी तो क्या कहलाएगा? झूमरियो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनेगा विद्वानों कि ये जो घूमर नृत्य हैं ये राजस्थान का राज्य नृत्य, जो पढ़ा चुका मैं आपको पहले ही कि स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, कौन सा नृत्य है? राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य हो गया यहाँ पर घूमर। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आएगी घूमर के बारे में, और वो बात ये आएगी विद्वानों कि घूमर नृत्य के दौरान, घूमर नृत्य के दौरान 8 कहरवे की, घूमर नृत्य के दौरान 8 कहरवे की एक विशेष चाल पाई जाती है, एक विशेष चाल पाई जाती है। और वो जो विशेष चाल पाई जाती है उसे सवाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम सवाई कहते हैं। तो घूमर नृत्य के दौरान इम्पोर्टेंट बात है ये कि घूमर नृत्य के दौरान 8 कहरवे की एक विशेष चाल पाई जाती है और उस चाल को हम क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। क्या होती है चाल, किस तरीके से होती है, किन विशेषताओं के साथ पढ़ी जाती है, वो सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं विद्वानों कि जब भी महिलाएं घूमर करती है तो अपने हाथ की बहुत अलग प्रकार की कलाकृति दिखाती है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ घूमर करके, नहीं डायग्राम के माध्यम से। ये साहब ये आ गया घूमर, ये देख लो कितना शानदार नृत्य है। हाथ की कलाएं देखो, अद्भुत कलाएं, हाथ की जो कलाएं हैं वो अद्भुत प्रकार से घुमावदार, लचकदार, अलग अलग अंगुलियों तक की आकृतियाँ बनी हुई है। ये देखिए आप, अंगुलियों तक की क्या बनी हुई है? आकृतियाँ बनी हुई है। तो बिल्कुल लचकदार। कहते हैं कि घूमर नृत्य जो था ये रजवाड़ी नृत्य था। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के काल से शुरू हुआ। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी गई। मैक्स मुलर कहता है ये बात। तो ध्यान रखना, जब घूमर नृत्य किया जाता है तो हाथ की अलग अलग घुमावदार, लचकदार, अलग अलग जो भाव भंगिमाएं होती है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब महिलाएं हाथ के अलग अलग प्रकार के 8 करतब दिखाती है, अलग अलग प्रकार से अपने हाथों को अलग अलग तरीके से मोड़ती है, घुमावदार करती है, अलग अलग आकृति बनाकर ये नृत्य करती है। तो वो जो 8 कहरवे की चाल है उसे सवाई कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो घूमने की दिशा होती है ना उसे 8 कहरवे की चाल कहते हैं। क्या होती है घूमने की दिशा? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए घूमने की दिशा ये होगी कि जैसे मान लो ये महिला है, इस महिला को घूमर नृत्य करना है। जैसे मान लो ये महिला है और इस महिला को घूमर नृत्य करना है। तो हम महिला को घूमर करने के लिए कहते हैं तो महिला क्या करती है? गोल गोल घूमती जाती है, नृत्य करती जाती है, घूमती जाती है, नृत्य करती जाती है, घूमती जाती है और नृत्य करती जाती है, और अपने को आके कहती है कि साहब कर लिया घूमर। ठीक है, जो गलत है। वास्तविकता क्या होगी? जैसे मान लो इस महिला को घूमर नृत्य करना है तो ये महिला घूमती जाएगी, नृत्य करती जाएगी, घूमती जाएगी, नृत्य करती जाएगी। लेकिन विद्वानों घूमते हुए, नृत्य करते हुए महिलाओं को 8 चक्कर काटने हैं।
कितने चक्कर काटने? 8। महिला घूमती गई, नृत्य करती गई, घूमती गई, नृत्य करती गई। जब 8 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो फिर महिला को रुकना है और 8 चक्कर उल्टी दिशा में घूमते हुए नृत्य करना है। फिर जब 8 चक्कर पूरे हो गए फिर महिला को रुकना है और 8 चक्कर उल्टी दिशा में घूमते हुए नृत्य करना है। तो ये जो 8-8 चक्कर काटने के बाद में दिशा परिवर्तन का कार्य हो रहा है, इसे कहते हैं 8 कैरवे की चाल, और उसे क्या नाम दिया जाता है? सवाई। तो 8-8 चक्कर काटने के बाद में ये जो दिशा परिवर्तन का कार्य हो रहा है, इसे अष्ट कैरवे की चाल कहा जाता है, और इसी को क्या नाम दिया जाता है? सवाई नाम दिया गया है। अच्छा, एक बात और, अगर 8 कैरवे की चाल का प्रयोग करते हुए घूमर नृत्य करोगे तो इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा कि नियम के अनुसार नृत्य होगा। दूसरा फायदा कि चक्कर नहीं आएंगे। अगर एक ही दिशा में घूमते जाओगे, नृत्य करते जाओगे, घूमते जाओगे, नृत्य करते जाओगे, तो 4-5 चक्कर काटने के बाद में धड़ाम से नीचे गिर जाओगे और नृत्य करने वाले आपके ऊपर गिर जाएंगे। तो 8-8 चक्कर काटने के बाद में अगर दिशा बदलोगे तो चक्कर भी नहीं आएंगे, शरीर का संतुलन बना रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये अष्ट कैरवे की चाल कहलाती है और इसे क्या नाम दिया जाता है? सवाई। अच्छा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान की आत्मा कहते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। सर्वाधिक महिलाओं द्वारा होता है, गणगौर के अवसर पर होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। घूमर राजस्थान में 3 प्रकार से होता है, घूमर, लूर, झूमरियो। अगर राजस्थान में राजपूत महिलाएं घूमर करेगी तो लूर कहलाएगा। राजपूत महिलाओं को छोड़कर साधारण महिलाएं घूमर करेगी तो घूमर कहलाएगा, और अगर बालिकाओं द्वारा घूमर किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? झूमरियो। और घूमर नृत्य के दौरान 8 कैरवे की एक चाल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? सवाई। और ये चाल क्या होती है, क्या नहीं होती, मैंने आपको समझा दिया। तो इसी के साथ हमारा ये घूमर नृत्य का चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है भाई, तो ये हमारा घूमर नृत्य क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो गया साहब। अब आगे बात करते हैं घूमर के बाद। अब उन नृत्यों को पढ़ेंगे जो एक एक करके, अब उन नृत्यों को पढ़ेंगे जो एक एक करके, जिनके बाद लाइनें मैंने आपको लिखवाई थी। और उसी क्रम में सबसे पहले पढ़ेंगे मारवाड़ के लोक नृत्य। सबसे पहले जो पढ़ना शुरू करेंगे वो कहाँ के नृत्य पढ़ना शुरू करेंगे? मारवाड़ के लोक नृत्य। तो सबसे पहले जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो कहाँ के नृत्य पढ़ना शुरू कर रहे हैं? तो मारवाड़ के लोक नृत्य। और विद्वानों, मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ के नृत्यों को याद करने की लाइन कि मारवाड़ की झांझी गुडला में मछली डालती है। तो मारवाड़ के कितने नृत्य थे? 4, झांझी, गुडला, मछली, डांडिया। तो उन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने शुरू कर दिए मारवाड़ के लोक नृत्यों को पढ़ना, और शुरू में 2 नृत्य एक साथ पढ़ेंगे। शुरू में कितने नृत्य एक साथ पढ़ेंगे? 2। एक तो हम पढ़ेंगे मारवाड़ का झांझी नृत्य। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? मारवाड़ का झांझी नृत्य। और झांझी के साथ में जो दूसरा हम पढ़ेंगे वेरी 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 मोस्ट, और वो मारवाड़ का पढ़ेंगे गुडला नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ लेंगे? गुडला नृत्य। तो शुरू में मारवाड़ के 2 नृत्य अपने को पढ़ने हैं। एक जो अपने को पढ़ना है वो तो पढ़ना है झांझी नृत्य, और एक जो अपने को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? गुडला नृत्य। झांझी पे आते हैं। सबसे पहले क्या है झांझी नृत्य की कहानी, किस तरीके से होता है, किन किन विशेषताओं के साथ होता है, क्या क्या परंपरा है, क्या क्या परिपाटी है, वो देखते हैं। देखिए, होगा क्या विद्वानों कि झांझी नृत्य के बारे में पहला प्रश्न आएगा कि बताओ झांझी नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो ये झांझी नृत्य मूलतः है गुजरात का। ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि झांझी नृत्य मूलतः कहाँ का है, तो झांझी नृत्य मूलतः कहाँ का है विद्वानों? गुजरात का है साहब। और आपको पता होना चाहिए कि मारवाड़ का क्षेत्र गुजरात से स्पर्श करता है, तो मारवाड़ की कुछ कला संस्कृति का प्रभाव गुजरात में देखने को मिलेगा, और गुजरात की कुछ कला संस्कृति का प्रभाव मारवाड़ में देखने को मिलेगा। तो ये मूलतः कहाँ का है? गुजरात का। दूसरा प्रश्न
कि ये जो झांझी नृत्य है विद्वानों, ठीक है, ये गुजरात का तो है, लेकिन गुजरात का है लोक व्यवसायिक नृत्य। गुजरात का कैसा नृत्य है ये? लोक व्यवसायिक नृत्य। ये झांझी नृत्य गुजरात का है और गुजरात का कैसा नृत्य है? लोक व्यवसायिक नृत्य है। अब एक बात दिमाग में बैठा लेना, लोक व्यवसायिक का मतलब है ऐसे नृत्य जो पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। व्यवसाय लिखा हुआ है, और जहाँ भी आप लोक व्यवसायिक शब्द पढ़ो वहाँ कभी ये मत पूछना कि नृत्य कब होता है, क्योंकि कब की कोई ठेकेदारी नहीं है। ये वो नृत्य हैं जो व्यावसायिक तरीके से किए जाते हैं, ये वो नृत्य हैं जो पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। और ऐसे जो नृत्य होते हैं इनको करने की कोई फिक्स तारीख नहीं होती है, क्योंकि जब जब इन्हें पैसे कमाने का मौका मिलेगा, जब जब इन्हें अपने व्यवसाय करने का मौका मिलेगा, तब तब ये लोग उन नृत्यों का प्रदर्शन किया करेंगे। तो झांझी नृत्य मूलतः गुजरात का है, राजस्थान के मारवाड़ में होता है, लेकिन गुजरात का कैसा है? तो लोक व्यवसायिक नृत्य है साहब गुजरात का। अब समझो कहानी क्या थी क्या नहीं थी। जो सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि झांझी नृत्य में क्या होता है कि एक महिला होती है साहब, मान लो ये महिला है, ठीक है, क्या बात है, और जी के पढ़ाना शुरू कर दिया ना, पहले पेंटर ही था मैं। महिला ही है, अच्छा नहीं लग रही, लगा दो महिला, ये लग गई महिला, ठीक है। तो एक महिला होती है, ये महिला क्या करती है कि एक बड़ा सारा कपड़ा लेती है, ढंग से समझना, ये महिला बड़ा सारा क्या लेगी, एक सूती कपड़ा लेती है, बहुत आराम से समझना है। एक महिला होती है और ये महिला, कपड़ा नहीं दिख रहा, दूसरा ले लेते कपड़ा दिखने वाला, क्या हो गया उसमें। ये महिला एक बड़ा सारा क्या लेती है, सूती कपड़ा लेती है, और बड़ा सारा, ये भी नहीं दिख रहा, अरे यार क्या चक्कर है ये लो अब तो खूब दिखेगा, ठीक है। महिला होती है, बड़ा सारा सूती कपड़ा लेती है, और बड़ा सारा सूती कपड़ा लेने के बाद में इसके अंदर छोटे छोटे मटके रखती है। कपड़े के अंदर छोटे छोटे क्या रखती है साहब, ये मटके रख दिए, ये रख दिए मटके। महिला होती है, बड़ा सारा सूती कपड़ा लेती है, और कपड़े के अंदर छोटे छोटे क्या रखती है, मटके रखती है। और मटके रखने के बाद प्रत्येक मटके के अंदर एक एक सिक्का डालती है। प्रत्येक मटके के अंदर क्या डालती है, एक एक सिक्का डालती है। और एक एक सिक्का डालने के बाद महिला क्या करती है कि इस गांठ को खींच कर बांध लेती है, और अपने सिर के ऊपर धारण करके जो नृत्य करती है वही नृत्य कौन सा कहलाता है, झांझी। महिला होती है, बड़ा सारा सूती कपड़ा लेती है, उसके अंदर छोटे छोटे मटके रखती है, प्रत्येक मटके के अंदर एक एक सिक्का डालती है, और सिक्का डालने के बाद गांठ को खींच कर बांध लेती है, और अपने सिर पे धारण करके जो नृत्य करती है वही नृत्य कौन सा कहलाता है, झांझी। क्यों? क्योंकि जब महिला नृत्य करती है तो मटके तो आवाज़ करते नहीं है, क्योंकि मटकों को तो खींच के बांध लिया। आवाज़ कौन करते हैं, सिक्के। आवाज़ कौन करते हैं, सिक्के, क्योंकि मटकों को तो खींच के बांध लिया, आवाज़ कौन करेंगे, सिक्के। और जब महिला ये नृत्य करती है तो इस गांठ में से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, झुनझुन की ध्वनि। कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, झुनझुन की ध्वनि। और इस झुनझुन की ताल पर जो नृत्य किया जाता है वही नृत्य कौन सा कहलाता है, झांझी नृत्य कहलाता है। बात आ गई समझ में? कोई भी लाइन लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, चित्र देख के बात समझ में आ जानी चाहिए। तो झांझी नृत्य मूलतः गुजरात का है, गुजरात का लोक व्यवसायिक है। महिला होती है, बड़ा सारा सूती कपड़ा लेती है, छोटे छोटे मटके रखती है, प्रत्येक मटके में एक एक सिक्का डालती है, और गांठ को खींच कर बांध लेती है, और इस गांठ को अपने सिर पे धारण करके जो नृत्य करती है वही नृत्य कौन सा कहलाता है, झांझी नृत्य कहलाता है। क्लियर? तो क्लियर हो गई बात। दूसरा, मारवाड़ का सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य जो पढ़ेंगे, वेरी 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 मोस्ट, वो कौन सा पढ़ेंगे, गुडला पढ़ेंगे साहब, ठीक है। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे, वो गुडला नृत्य पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है गुडले को लेकर, गुडला नृत्य के बारे में, कि विद्वानों ये जो गुडला नृत्य हैं, ढंग से समझ लेना कि विद्वानों ये जो गुडला नृत्य हैं, इससे जुड़ी हुई सबसे पहली बात, गुडला नृत्य से जुड़ी हुई जो सबसे पहली बात है वो ये आती है कि गुडला नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है। यह प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा परीक्षा में, कि बताइए विद्वानों
राजस्थान में गुड़ला जो नृत्य है वो कहाँ का फेमस है, कहाँ सर्वाधिक किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गुड़ला नृत्य है ये मारवाड़ का फेमस है। कहाँ का फेमस है? ये मारवाड़ का फेमस है। लेकिन किन विशेषताओं के साथ पढ़ा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, गुड़ला नृत्य में महिला क्या करती है कि एक घड़ा लेती है, एक मटका लेती है। बहुत आराम से समझना, ठीक है। महिला क्या लेती है कि मटका लेती है। ले लिया मटका। मटका लेने के बाद महिला क्या करती है कि इस मटके के अंदर रखती है, ये मटका लेती है और मटके के चारों तरफ छोटे छोटे क्या करती है, छेद करती है। मटके के चारों तरफ छोटे छोटे क्या कर देती है, छेद करती है। महिला एक मटका ले लेती है और मटके के चारों तरफ छोटे छोटे क्या करती है, छेद करती है, ठीक है। छोटे छोटे छेद करने के बाद में महिला क्या करती है, इस मटके के अंदर रखती है एक जलता हुआ दीपक। एक मटके के अंदर क्या रख दिया, जलता हुआ दीपक। और इस छिद्रित मटके को अपने सिर के ऊपर धारण करके जो नृत्य करती है वही नृत्य कौन सा कहलाता है? गुड़ला नृत्य कहलाता है। वापस समझना, महिला एक मटका लेती है, मटके में चारों तरफ छोटे छोटे छेद करती है और मटके के अंदर रखती है जलता हुआ दीपक। और इस छिद्रित मटके को अपने सिर पे धारण करके जो नृत्य करती है या जो नृत्य करेगी वही नृत्य कौन सा कहलाएगा मेरे दोस्तों? तो वो नृत्य कहलाएगा गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य कहलाएगा? गुड़ला नृत्य कहलाएगा। क्या विशेषता रहेगी तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि ये जो गुड़ला नृत्य है, ये गुड़ला नृत्य केवल रात्रि में किया जाता है साहब। सबसे पहला प्रश्न है कि गुड़ला नृत्य केवल कब किया जाता है? रात में किया जाता है। दिन में क्यों नहीं होता? तो परंपरा है। परंपरा क्या है कि 7-8 महिलाएं चांद की चांदनी में गांव के चौक में जाकर इस प्रकार के मटके तैयार करके नृत्य करना शुरू करती है। परंपरा प्रतियोगिता ये रहती है कि नृत्य के दौरान जिस महिला के गड़े का दीपक बुझ गया उसको तो कहते हैं कि आपका नृत्य कंप्लीट हो गया, आप तो साइड में बैठ जाओ। और जिस महिला के गड़े का दीपक अंत तक जलता रहता है उस महिला को विजेता घोषित किया जाता है। और उस महिला को, अब जिस महिला के गड़े का दीपक लास्ट तक जलता रहेगा उस महिला को विजेता घोषित किया जाएगा। और विद्वानों, रात के अंधेरे में दीपक की रोशनी जब छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलती है तो दूर से ही पता लगता है कि फला महिला के गड़े का दीपक जल रहा है और फला महिला के गड़े का दीपक बुझ गया। तो रात के अंधेरे में इसलिए होता है क्योंकि प्रतियोगी नृत्य है, कंपटीशन रहता है। और कंपटीशन ये रहता है कि इस नृत्य में विजेता कौन है, कौन विजेता नहीं है, किसके गड़े का दीपक बुझ गया और किसके गड़े का दीपक जल रहा है, इस बात का पता रात के अंधेरे में चलेगा। क्योंकि नृत्य जब किया जाता है तो कई महिलाएं नृत्य करती है और जिसका दीपक बुझ जाता है उसको साइड में बैठा देते हैं और जिसका दीपक जलता रहता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। तो नृत्य कब होता है? केवल रात्रि में होता है। दूसरा प्रश्न है कि जिस रात को गुड़ला नृत्य होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस रात को गुड़ला नृत्य होता है उस दिन प्रातः काल के समय, सुबह के समय, जैसे मान लो आज रात को गुड़ला होगा तो आज सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। प्रातः काल के समय क्या होता है कि प्रातः काल के समय बालिकाओं के द्वारा जिस रात को गुड़ला नृत्य होगा उस दिन सुबह बालिकाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है और उस गीत का नाम है गुड़ला गीत। जिस रात को गुड़ला नृत्य होगा उस दिन सुबह बालिकाएं प्रातःकाल के समय एक गीत गाती है और वो गीत कौन सा है? गुड़ला गीत। और गुड़ला गीत के बोल आपने कभी सुने हो तो गुड़ला गीत के बोल हैं कि सुवासण गाले तेल, सुवासण गाले तेल, सुवासण गाले तेल, गुड़लो घूमेलो जी घूमेलो, गुड़लो घूमेलो जी घूमेलो जी घूमेलो। तो लाइनें याद करने की कि गुड़ला गीत के बोल क्या है कि सुवासण गाले तेल, गुड़लो घूमेलो जी घूमेलो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रातः काल के समय बालिकाएं जो है वो सुवासण, और यहाँ सुवासण का मतलब है सुहागन स्त्रियों, बालिकाएं क्या करती है कि प्रातः काल के समय सुवासण यानी कि सुहागन स्त्रियों के घर पे जाती है एक खाली पात्र लेके
और कहती है कि हे सुहागन स्त्रियों, आप हमारे इस पात्र के अंदर तेल डालो। जब आप तेल डालोगी तब हम घड़े के अंदर रखे हुए दीपक में जाके तेल डालेंगी। जब दीपक में तेल डलेगा तभी दीपक जलेगा, और जब दीपक जलेगा तभी घड़ा घूमेगा, अर्थात तभी गुडला नृत्य किया जाएगा, वरना गुडला नृत्य नहीं किया जाएगा। तो प्रातःकाल के समय बालिकाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है, गुडला गीत, और गीत के बोल है कि सुवासन गाले तेल गुडलो घूमेलो जी घूमेलो। ये सुहागन स्त्रियों, हमारे इस पात्र में आप तेल डालो। जब तेल डालोगी तभी घड़ा घूमेगा, तभी गुडला नृत्य किया जाएगा, वरना गुडला नृत्य नहीं किया जाएगा। बात हो गई क्लियर। अब ये तो गई परंपरा, नृत्य करने की परंपरा क्या थी, ये खींच दी लाइन। ये तो नृत्य करने की क्या हो गई परंपरा, कि क्यों नृत्य किया जाता है, ये किस तरीके से होता है, क्या क्या मैटर है, वो सारी बात। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, किस प्राचीन कथा से संबंधित है, किस पौराणिक कथा से संबंधित है, वो बात पढ़ेंगे इसमें। और वो बात ये आएगी कि इस नृत्य का संबंध, देखो एक बार गुडला नृत्य की फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, और ढंग से समझ में आ जाएगी बात। देखिए गुडला नृत्य, ये रहा साहब गुडला, ये देखिए सुहागन स्त्रियां, आपको दूर दूर तक मारवाड़ क्षेत्र के बाजार के साथ सुहागन स्त्रियां नजर आ रही है, और एक दिन में परंपरा निभा रही है। दीपक ये देखो, गड़ा है, अंदर छोटे छोटे छेद हो रखे हैं चारों तरफ, बीच में दीपक जल रहा है, माला वाला डाल के। बगल में देखो ये तस्वीरें तैयार कर रखी है इन महिलाओं ने। तो दोस्तों इस प्रकार के मटके तैयार कर दिए, कलरफुल, ठीक है। ये दिन का कार्यक्रम है, जब दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस दौरान की ये फोटो है। तो दोस्तों इस प्रकार सुहागन स्त्रियां मटके तैयार करती है। देखो बच्ची भी है साथ में पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चे भी है साथ में। और ये जो है ये गुडला नृत्य का पारंपरिक स्वरूप है। गुडला नृत्य का एक विशेष आयोजन है कि अलग अलग मोहल्ले की महिलाएं जब गुडला नृत्य में पार्टिसिपेट करने जाती है तो इस प्रकार पूरी मोहल्ले की महिलाओं का ग्रुप उन्हें छोड़ने आता है, ताकि वो महिला जीत जाए, उस महिला की हर हालत में विजय हो। तो डांसर ये दिख रही है आपको, ऊपर मटका इसने उच रखा है। अब हम बात करें तो गुडला नृत्य का संबंध एक प्राचीन कथा से है साहब, एक पौराणिक कथा से है। वो कथा कौन सी है, स्लाइड पे आपको चित्र दिख रहा होगा, बड़ा शानदार चित्र दिख रहा होगा साहब, स्लाइड में आपको चित्र दिख रहा होगा, बड़ा शानदार चित्र दिख रहा है। और ये आपको चित्र दिख रहा है कि जोधपुर महाराजा सातल देव और गुडले खान का चित्र साहब, ये जोधपुर के महाराजा सातल देव और गुडला खान आपको नजर आ रहा है। इसी की कहानी से जुड़ा हुआ है ये गुडला नृत्य, कि जोधपुर के राजा सातल सिंह के बीच और गुडले खान के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, कोसाना का युद्ध। ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि इनके बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया, मैं पढ़ाऊंगा आपको भी। तो वो जो युद्ध लड़ा गया विद्वानों, वो युद्ध लड़ा गया यहाँ पे कोसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, कोसाना का युद्ध। और क्यों लड़ा गया, किस लिए लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, वो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो ये हमारे जोधपुर महाराजा सातल देव और ये हमारे गुडले खान, जिनसे संबंधित ये नृत्य है, जिनसे संबंधित ये परिपाटी है, और इन सबको एक एक करके बड़े विस्तार से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गुडला नृत्य का संबंध एक प्राचीन कथा से है, एक पौराणिक कथा से है। और क्या पौराणिक कथा थी, तो राजा की थी कि प्राचीन काल में मारवाड़ के एक राजा थे, और मारवाड़ के जो राजा थे उनका नाम था सातल सिंह, जिनकी फोटो भी दिखाई है मैंने। तो प्राचीन काल में मारवाड़ के एक राजा थे, और राजा जी का क्या नाम था साहब, सातल सिंह। ये मारवाड़ के राजा। कहते हैं कि जब सातल सिंह मारवाड़ का राजा था तो उस समय अजमेर का एक सूबेदार था। अजमेर का कौन था, एक सूबेदार। और अजमेर का एक सूबेदार था, सूबेदार का नाम था मल्लू खां। सूबेदार का क्या नाम था, मल्लू खां। और इसी मल्लू खां का एक सेनापति था, और मल्लू खां के सेनापति का नाम था विद्वानों गुडले खां, जिसकी फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको, गुडले खां। तो ध्यान रखना, मारवाड़ के राजा थे सातल सिंह, उस समय अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां, और मल्लू खां का सेनापति था गुडले खां। अब घटना क्या थी कि मल्लू खां को और गुडले खां को एक बड़ा विचित्र प्रकार का शौक था कि जहाँ भी इनको कंवारी कन्याएं नजर आती, लड़कियां नजर आती, ये तुरंत उनका अपहरण कर लेते हैं
और अपहरण करके अपने साथ ले जाते, क्रय विक्रय करते। ठीक है, तो इन दोनों को लड़कियों का अपहरण करने का बड़ा तगड़ा शौक था। बात उस समय की है जब मारवाड़ के राजा सातल सिंह जी हुआ करते थे, और उस समय मारवाड़ में एक जगह थी पीपाड़। कौन सी जगह थी? पीपाड़। और कहते हैं कि मारवाड़ के पीपाड़ में गणगौर का त्यौहार मनाया जा रहा था, और मारवाड़ के पीपाड़ में गणगौर के दिन कई सारी लड़कियां मौजूद थी यहाँ पे, और कई सारी लड़कियां गौर की पूजा कर रही थी। गौर की पूजा कर रही थी, गणगौर की क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी साहब। ठीक है, लड़कियां मौजूद थी, और लड़कियां यहाँ पर पीपाड़ में जो है वो गणगौर की क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी। ठीक है, इस बात का जो पता चला वो पता चल गया गुडलेखा को। गुडलेखा मल्लुका के पास गया, बोला मल्लुका यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, अगर लड़कियों का अपहरण करना है तो पीपाड़ चल, कई सारी लड़कियां हैं जो गणगौर की पूजा कर रही है, वहाँ चलते हैं और उन सब का अपहरण करके एक साथ ले आते हैं। तो साहब मल्लुका और गुडलेखा सेना लेकर रवाना हो गए, पहुँच गए पीपाड़, और पीपाड़ पहुँचकर लड़कियों का क्या कर लिया? इन्होंने अपहरण कर लिया, और अपहरण करके ले जाने लगे। जब अपहरण करके ले जाने लगे तो पता चला मारवाड़ के राजा सातल सिंह को। सातल सिंह ने इन दोनों का पीछा किया। सातल सिंह ने क्या किया? इन दोनों का पीछा किया, और इन दोनों का पीछा इस कदर किया, क्या बात है, इन दोनों का पीछा जो है वो इस कदर किया कि मल्लुका को पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया, लड़कियों को आज़ाद करवा लिया, और फिर इस गुडलेखा को पकड़ा, क्योंकि सारी जो योजना थी वो किसकी थी? इस गुडलेखा की तो थी। गुडलेखा को पकड़ लिया और पकड़कर इसके साथ युद्ध लड़ा। और कहते हैं कि मारवाड़ के राजा सातल सिंह ने इन दोनों को जो पकड़ा लड़कियों को ले जाते समय, वो पकड़ा था मारवाड़ के कोसाना नामक स्थान पर। तो वहीं पे युद्ध लड़ा गया इनके बीच, कोसाना का युद्ध, और इस युद्ध में मल्लुका मारा गया, लड़कियों को आज़ाद करवा लिया। गुडलेखा का सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। सातल सिंह ने इस गुडलेखा का जो है वो सिर धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया, मुंड रुंड से अलग कर दिया, और गुडलेखा का सिर काटकर, सिर तो काटा जो काटा, लेकिन सिर काटकर पूरे जोधपुर में घुमाया गया। इसके सिर को काटकर पूरे जोधपुर में घुमाया गया। सिर तो काट दिया और सिर को काटकर पूरे जोधपुर में क्या किया गया? घुमाया गया, ताकि दोबारा ऐसी कोई नीच हरकत, ऐसी कोई गुस्ताखी कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। अब देखो साहब, ये गुडलेखा की खोपड़ी है, इसका सिर जो है धड़ से अलग है। ये गुडलेखा की खोपड़ी है, सिर तो कटा हुआ जो है ऐसे ही, लेकिन सिर में चारों तरफ तलवारें गाड़ दी गई थी। सिर में चारों तरफ क्या गाड़ दी गई थी? तलवारें। अर्थात गुडलेखा के सिर को छिद्रित करके फिर पूरे मारवाड़ में घुमाया गया था। तो तभी गुडलेखा की मृत्यु के उपलक्ष्य में तब से मारवाड़ में एक नृत्य किया जाता है, और वो कौन सा नृत्य होता है? गुडला। अरे कॉमन सेंस की बात है, उस समय गुडलेखा की खोपड़ी थी तो खोपड़ी में छेद कर दिए, अब गुडलेखा की खोपड़ी नहीं है तो मटके में छेद करते हैं। गुस्सा तो कहीं ना कहीं पे निकालोगे ना, तो छेद कहीं में करते हैं? मटके में करते हैं साहब। तो ध्यान रखना, इस गुडला नृत्य का संबंध एक कथा से जुड़ा हुआ है कि प्राचीन काल में मारवाड़ का एक राजा था सातल सिंह, उस समय अजमेर का सूबेदार था मल्लुका, सेनापति का नाम था गुडलेखा। पीपाड़ में जब गणगौर के दिन लड़कियां गौर की पूजा कर रही थी, तो दोनों पीपाड़ पहुंच गए और लड़कियों का क्या कर लिया? अपहरण। अपहरण करके जैसे ही ले जाने लगे तो मारवाड़ के राजा को पता चला, और राजा ने कोसाना नामक स्थान पर इन दोनों को पकड़ लिया। युद्ध हुआ, मल्लुका मारा गया, लड़कियों को आज़ाद करवाया, गुडलेखा का सिर धड़ से अलग कर दिया, और गुडलेखा के सिर को काटकर पूरे मारवाड़ में घुमाया गया। सिर में चारों तरफ क्या गाड़ दी गई? तलवारें। तो तब से मारवाड़ में गुडलेखा की मृत्यु के उपलक्ष्य में जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा होता है? गुडला नृत्य होता है। और एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान में जो गुडलेखा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में जो गुडलेखा त्यौहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ध्यान रखना, राजस्थान में गुडलेखा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। दोनों बातें आ गई होगी समझ में आप लोगों के। तो ये हमने झांझी नृत्य पढ़ लिया, और झांझी के साथ कौन सा पढ़ लिया विद्वानों? गुडला नृत्य पढ़ लिया। और ये गुडलेखा के बीच और सातल देव के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था
वो कौन सा युद्ध लड़ा गया था विद्वानों? तो मैंने आपको बार बार बता दिया कि वो युद्ध था कोसाणा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? कोसाणा का युद्ध। और ये वही गुडलेखा है जिसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया गया और सिर में चारों तरफ क्या गाड़ दी गई? तलवारें। और इसी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मारवाड़ में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो वो नृत्य किया जाता है गुडला नृत्य। तो आज की क्लास में मारवाड़ के 2 नृत्य ही हम पढ़ेंगे, जांजी और गुडला। इससे आगे का जो पोर्शन है वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगा। तो तब तक आप हमारी इन क्लासेस से जुड़े रहिए, कुलधरा मोबाइल ऐप से जुड़े रहिए, कुलदीप शर्मा जी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। और हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति की, उन्हें घर बैठकर पढ़ते रहिए। और आगामी समय में जो भर्तियां राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है या निकाली जाएगी, उनमें बेहतर तैयारी के साथ राजस्थान जी के घर बैठकर पढ़ते हुए अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए। तो इसी ऊर्जा और उमंग के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कुलधरा।